आज मैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह मुझे हमारे पुराने पहाड़ी मित्र वनीता के पति और हमारे कॉटेज के केयरटेकर हरी सिंह जी ने सर्दियों की एक ठंडी दोपहर के दौरान सुनाई थी। पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी के कारण बिजली चली गई थी। दुनिया के इस भाग में भारी बर्फ़ के गिरने के कारण बिजली की तारों का टूटना एक आम बात है और इनकी मरम्मत में समय लगता है, क्योंकि हमारे बिजली विभाग के लोगों के लिए भारी बर्फबारी में शहर से उत्तराखंड के इस दूर दराज के इलाके तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इतनी ठंड थी कि हमारी खिड़कियों पर बर्फीले स्टालेक्टाइट्स बन गए थे। बाहर का तापमान -5 डिग्री था और अंदर का तापमान भी ज़्यादा गर्म नहीं था, क्योंकि बिजली के बिना हमारे इलेक्ट्रिक हीटर हमारे किसी काम के नहीं थे। इन हिस्सों में सेंट्रल हीटिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हमारे कॉटेज की दीवारें पत्थर से बनी थीं और 2 फीट मोटी थीं। छतें बिना किसी इंसुलेशन के ढलान वाली टिन की चादरों से बनी थी। जब टिन की छत लगभग आधा फुट बर्फ़ में धंस जाती हैं तो अंदर काफ़ी ठंड हो जाती है। हमारे पास कुछ फायरवुड और पाइन कोन्स थे, लेकिन फायरवुड कीमती होता है और इसे आरक्षित वन क्षेत्र के बाहर एक गांव से गढ़वाली ग्रामीणों द्वारा खच्चरों पर बोरियों में भरकर लाया जाता है। मैं फायरवुड को पूरी तरह से उपयोग करने के लिए कतरा रहा था। अगर 2004 की घटना दोहराई जाती, जब बिजली लगातार 2 सप्ताह के लिए यहाँ से चली गई थी और सड़कें 6 फीट बर्फ़ से पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी, तो ये छोटा सा गांव बाकी दुनिया से पूरी तरह से कट गया था। इसी के साथ ही पानी के सभी पाइप जम गए थे। उस समय इस क्षेत्र के लोगों को बर्फ़ के टुकड़े पिघलाने के लिए अपने लकड़ी के स्टोव का उपयोग करना पड़ता था, ताकि उन्हें पीने योग्य पानी मिल सके। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ज़्यादातर लोग जो देहरादून के गर्म मैदानों के लिए गांव छोड़ने का जोखिम उठाते हैं, वे सर्दियों में ऐसा करते हैं। हालांकि हम ज़्यादातर लोगों की तरह नहीं थे, इसलिए ये हमारे लिए एक बड़े एडवेंचर जैसा था। पिछले 3 दिनों से बिना बिजली के हम अपने चारों ओर कंबल लपेटकर घूम रहे थे। पूरे घर में रंग बिरंगी रजाइयाँ बिछी हुई थी। सोफ़ों पर, पढ़ने की कुर्सियों पर और बिस्तर पर बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों को पहनने से हम पहाड़ी एस्किमो जैसे लगने लगे थे। हरी सिंह हमारी जांच करने आए थे और उन्होंने मुझे ठंड से दांत किटकिटाते हुए पाया। बिना कुछ कहे वे सीधा भीतर वाले कमरे में गए और अंगीठी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में उसमें आग लग गई। उन्होंने चारों ओर कुछ कुर्सियां रखीं ताकि हमारा पूरा परिवार आग के चारों ओर बैठ सके, जबकि वे अपने पैरों के बल बैठकर लोहे के पोकर से आग की लपटों को तेज करने लगे ताकि वह बुझ ना जाए। कमरा गर्म होने लगा। हमें फिर से गर्माहट महसूस करने का आनंद प्राप्त हुआ। आग ने हम सभी को अच्छी गर्माहट दी और आखिरकार मेरे दांत बजना बंद हो गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या आसपास के वन्य जीवों, खास तौर पर मांसाहारी जानवरों के साथ क्या उनकी कभी कोई मुठभेड़ हुई थी। तभी उन्होंने हमें अपने गांव और आसपास के इलाकों के बारे में ये कहानी सुनाई। हरी सिंह जी का जन्म और पालन पोषण पौड़ी गढ़वाल के कानाखूट गांव में हुआ था। ये गांव कुछ अन्य लोगों के साथ कादरसन पट्टी के अंतर्गत आता है। गढ़वाल में 4 से 5 गांवों के समूह के लिए एक प्रशासनिक क्षेत्र यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को पट्टी कहते हैं। उनके गांव से निकटतम बाजार या हाट को पैठानी हाट या पैठन कहा जाता है। यदि आप पैठन को पौड़ी के नक्शे पर देखेंगे तो पाएंगे कि ये भैंसवाड़ा के कुख्यात गांव के ठीक नीचे है, जहां रुद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुए का आखिरी शिकार 1926 में मारा गया था। उस आदमखोर तेंदुए को आखिरकार मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट साहब द्वारा गोली मारी गई थी। हरी सिंह की कहानी अब से लगभग 30 साल पहले की है और हमें 1990 के दशक की शुरुआत में ले जाती है। उस समय वे 15 साल के एक युवा लड़के थे जो गांव के एक लोकल स्कूल में पढ़ते थे जब यह घटना घटी। वह हमेशा इस क्षेत्र में तेंदुओं के साथ रहते थे, क्योंकि गढ़वाल के पहाड़ी इलाके व्यापक रूप से तेंदुओं के घर के रूप में जाने जाते हैं। लेपर्ड्स आम तौर पर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और इंसानों से दूर भागते हैं। जब भी गांव के लोग जंगल में सूखी लकड़ियां या चारा लेने जाते हैं तो वे पहाड़ी गीत गाते हैं। इसका उद्देश्य आसपास के जानवरों को अपने वहां होने की खबर देना होता है, जिससे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो और जानवर जंगलों में दूर चले जाएं। ये तरकीब 90% समय काम आती है, क्योंकि अधिकांश जंगली जानवर
इंसानों से सावधान रहते हैं, खासकर तेंदुए और बाघ, जो इंसानी बस्तियों से दूर घने जंगलों वाली पहाड़ियों में अधिक पाए जाते हैं, जहां उन्हें अच्छी मात्रा में शिकार मिलता है, चाहे वह सांबर हो, बाकिंग डियर हो, स्पॉटेड डियर हो या जंगली बकरियां यानी घोरल हों। लेकिन समय समय पर कुछ तेंदुए खतरा बन सकते हैं यदि उनका शिकार उन्हें भरपूर मात्रा में ना मिले तो, या वे घायल हो जाते हैं जिससे उनकी शिकार करने की क्षमता कम या पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। फिर वे चालाकी से इंसानों की बस्तियों के करीब जाना शुरू कर देते हैं और गांव के मवेशियों को चुनना शुरू कर देते हैं। इस मामले में बिल्कुल यही हुआ था। हरीबाई ने हमें बताया कि सारी परेशानी बरसात के मौसम में शुरू हुई थी। कानाखूट गांव, जो कि हरी का गांव था, वहां पहले कुछ बकरियां, मुर्गियां और कुछ दिनों बाद सड़क के नीचे गांव में गाय गायब हो गई थी। उसी समय उनके गांव का कुत्ता भी गायब हो गया था। गायब होने से पहले आधी रात में किसी ने कुत्ते को चिल्लाते हुए सुना था। गांव वालों को पता था कि वह एक तेंदुए का काम है, क्योंकि जिस तरह से छोटे और बड़े जानवरों को बिना किसी निशान के ले जाया गया था, उसका श्रेय केवल एक तेंदुए को ही दिया जा सकता है, जो जंगल में सबसे तेज और होशियार शिकारियों में से एक है। गढ़वाल में एक कहावत है, जब तक कि वह आपको पहले नहीं देख लेता, तब तक आप किसी तेंदुए को नहीं देख सकते हैं। गांव वाले परेशान थे, क्योंकि पशुधन यानी लाइफ स्टॉक के गायब होने से उनकी कमाई पर असर पड़ता है, चाहे वह गाय हो या एक बकरी या फिर एक मुर्गी क्यों ना हो। इन्हें वापस लाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक ऊंची कीमत देकर। हालांकि गढ़वाली काफ़ी फिलोसफिकल होते हैं। उनका मानना है कि सभी लाभ और हानि परमेश्वर के हाथों में है। हालांकि जो जानवर पहले ही मर चुके थे, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों से आगे के नुकसान के प्रति कुछ सावधानी बरतने के लिए कहा। लोगों ने अपने बचे हुए पशुओं को सुरक्षा के लिए घर के निचले भाग के कमरों में सुरक्षित करना शुरू कर दिया। तब से तेंदुआ भूखा रहने लगा। सावधानी बरतने को गंभीरता से लिए हुए 1 सप्ताह बीत चुका था। तेंदुआ इंतजार करता रहा। 1 और सप्ताह बीत गया। इस क्षेत्र में कोठी गांव नामक एक घर था, जो हरी के गांव कानाखूट से 2 मील दूर था। जो परिवार वहां रहता था, उसके घर के किनारे चिम्मी दाल के खेत उगे हुए थे। जहां अंतिम खेत समाप्त होता था, वहां से मीलों तक घना जंगल शुरू हो जाता था। ये कहानी एक 7 साल की लड़की पारो के बारे में है, जो बहुत हंसमुख थी। लगातार बारिश हो रही थी और जब भी बारिश हल्की बूंदाबांदी में बदल जाती, तो नीचे की घाटियों से धुंध ऊपर उठती और एक पर्दे के समान क्षेत्र को ढक देती। कोहरे के इस पर्दे में पारो अपने बड़े भाई और बहन के साथ कुछ कद्दू इकट्ठा करने के लिए खेतों में गई थी, जिसे वे परिवार के शाम के भोजन के लिए पकाना चाहते थे। पिछले कुछ दिनों से उनके पिता उनकी माँ की देखभाल कर रहे थे, जो तेज बुखार से पीड़ित थी, और पारो के बड़े भाई बहनों ने खेतों की देखभाल और खाना पकाने की जिम्मेदारी संभाल ली थी, जबकि उनके पिता उनकी माँ की देखभाल कर रहे थे, जो एक बिस्तर पर ऊपर के कमरे में स्थित थीं। पारो अपने भाई बहनों के साथ खेत में जाने से और हर संभव तरीके से उनकी मदद करने में खुश थी। जैसे ही वह तीनों अंधेरा होने से ठीक पहले घर लौटे, बड़े भाई को लगा कि उसने अपने घर के बाईं ओर, जहां पुराना ओक का पेड़ था, उसके पास पड़े लकड़ियों के ढेर के पीछे एक कुत्ते जैसे जानवर को लेटा हुआ देखा है। लेकिन कोहरे में वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया, और जैसे जैसे सूर्यास्त करीब आ रहा था, वह रात होने से पहले घर के दाहिनी ओर घास के ढेर से 2 बकरियों को निकालने के बारे में अधिक चिंतित था। उनके पिता बहुत आग्रह कर रहे थे कि लड़का उनकी 2 बकरियों को लाना ना भूले और उन्हें बंद दरवाजों के पीछे सुरक्षित रखे। इसलिए लड़के ने अपनी बहनों को आंगन में छोड़ दिया ताकि वे कद्दू की सब्जी पका सके, जबकि उसने नीचे दाईं ओर के कमरे में बकरियों को सुरक्षित कर लिया। अंधेरा हो रहा था और गांव अभी तक किसी भी पावर ग्रिड से नहीं जुड़ा था, इसलिए बिजली नहीं थी। पारो के भाई ने 2 पाइन मशालें जलाईं और उन्हें उस क्षेत्र में लकड़ी के ब्रैकेट में रख दिया जहां उसकी बहनें रात का भोजन पका रही थीं। इन पाइन की मशालों को चीला कहा जाता है और इन्हें कई टहनियों को एक धागे से बांधकर बनाया जाता है। देवदार यानी पाइन की लकड़ी में मौजूद राल इन मशालों को लंबे समय तक रोशन रखती है और ये पहाड़ी गांव में रात में अच्छा उजाला प्रदान करती हैं। इन मशालों का उपयोग सदियों से गढ़वाली गांवों में किया जा रहा है और अभी भी पहाड़ों के कई दूर दराज के इलाकों में रोशनी के लिए उपयोग किया जाता है, जहां फ्लैशलाइट और टॉर्च बहुत महंगे दामों पर मिलती हैं।
मशालों को जलाकर दीवार के ब्रैकेट में रखने के बाद लड़के ने रोटियां बनानी शुरू कर दी और पारो आग को हवा देने लगी जिस पर उसकी बड़ी बहन कद्दू पका रही थी। पानी का बर्तन खाली होने के कारण पिता ने ऊपर से नीचे बच्चों को पानी के लिए आवाज़ लगाई। क्योंकि पारो की बड़ी बहन और भाई दोनों खाना पकाने में व्यस्त थे, पारो ऊपर जाने के लिए उठी। उसने घर के बाई ओर जाने के लिए जहां लकड़ी की एक सीढ़ी थी उस पर चढ़ना शुरू कर दिया और अपने हाथ में एक मशाल पकड़ ली। लगभग आधे रास्ते में उसके भाई बहनों को उसकी चीख सुनाई दी। पारो के हाथ से मशाल ज़मीन पर गिर गई। गिरी हुई मशाल से हर जगह उड़ती हुई चिंगारियों की रोशनी में उन्होंने देखा कि उस पर तेंदुए द्वारा हमला किया जा रहा था, जो ओक के पेड़ की एक निचली लटकी शाखा से उस पर कूद पड़ा था। जैसे ही वह तेंदुए के हमले के प्रभाव में सीढ़ी पर एक तरफ झुक गई, तेंदुए ने उसके गले के बजाय उसके कंधे और पीठ को पकड़ लिया था और इससे पहले कि उन्हें पता चलता वह पारो को ले गया था। ये सब कुछ ही पलों में घटित हो गया। पारो की चीख से भाई को पता चल गया कि तेंदुआ मुंडवा के खेतों की ओर जा रहा था। वह उछला और पीछा करने के लिए दूसरी मशाल को अपने साथ ले गया, जबकि बड़ी बहन अंधेरे में रह गई और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर पूरा गांव सतर्क हो गया। जल्द ही गांव के पुरुष ये जानने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए कि क्या हो रहा था। इस बीच पारो के पिता नीचे आकर कुछ और लकड़ियों को जलाने लगे और कुछ ही मिनटों में वह भी खेतों की ओर चल दिए। जल्द ही गांव के और लोग आ गए और उन्हें बताया गया कि तेंदुआ पारो को मुंडवा के खेत की ओर ले गया है। ये सुन के वह भी खोज दल में शामिल हो गए। तेंदुआ बच्चे को गिराने और मारने के लिए रास्ते में कहीं रुका होगा, क्योंकि जब तक उसका बड़ा भाई खेत में पहुंचा तब तक पीड़िता की कोई चीख सुनाई नहीं दी थी। कुछ महिलाएं भी तेंदुए को डराने और भगाने के लिए बर्तन बजाती हुई आईं। मुंडवा मैदान का वो हिस्सा जहां घना जंगल शुरू होता था, वहां लोगों को खून के धब्बे मिले। कोठी गांव के बहादुर गांव वाले जंगल में घुस गए और अंधेरे में खून के निशानों का पीछा किया। रात के अधिकांश समय तक वो सभी पारों की तलाश करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2 दिन पहले हुई बारिश से 500 फीट नीचे खड्ड में एक छोटी सी जलधारा बन गई थी। शायद तेंदुआ बच्चे को वहां ले गया होगा, क्योंकि वहां से खून के निशान और तेंदुए के निशान रात में खो गए थे। इन गांवों में खबरें तेजी से फैलती हैं और अगले दिन सुबह तक वन रेंजर दत्ताराम गोड़ियाल घटनास्थल पर आ पहुंचे थे। उन्होंने एक सर्च पार्टी आयोजित की और बहती धारा की ओर तलाशी करनी शुरू की। लगभग 1 मील दूर उन्हें पारो के बचे हुए अवशेष मिले। 2 छोटे हाथ और खोपड़ी के टुकड़े जिन पर बाल चिपके हुए थे। तेंदुए ने खोपड़ी को पूरी तरह से छील दिया था। अवशेषों के पास जाल बिछाया गया जिसके अंदर एक जीवित बकरी को बांधा गया, जबकि वन अधिकारी मचान पर चढ़ गए और अपनी राइफलों के साथ अपनी पोजीशन ले ली। मचान अवशेषों से लगभग 30 गज की दूरी पर एक ओक के पेड़ की शाखाओं पर 20 फीट ऊंची स्थित थी, लेकिन रात भर की निगरानी के बावजूद तेंदुआ नहीं दिखाई दिया। अगली सुबह जब वन अधिकारी अपनी निगरानी के बाद मचान से नीचे आए तो ग्रामीण उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। दत्ताराम गोड़ियाल ने मिट्टी में बिखरे हुए 2 छोटे कटे हुए हाथों को देखकर कहा कि तेंदुए के वापस आने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं था।